तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 साउंड चल रहा है, लेक्चर 6 है। इसमें हमने 5 लेक्चर डिस्कस कर लिए और सारा का सारा जितना भी साउंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो भी डिस्कस किए। जो बचे हुए हैं वो यहाँ देख लेंगे। अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी रहेगा आपके तैयारी में, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाएगा आपकी तैयारी को। इसलिए इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन है वो सब लगाने लाजमी बनते हैं। तो भाई चलिए चलते हैं जल्दी से फटाफट। क्या है इसके अंदर? 10 क्वेश्चनों का कलेक्शन है। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? बताया था प्रतिध्वनि कब उत्पन्न करती हैं। प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि जब साउंड जाए और सामने टकराकर वापस आए तो प्रतिध्वनि बनती है। तो टकराकर वापस आना मतलब परावर्तन। परावर्तन जहां भी हो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि आरआरबी ने 2002 में पूछा था, रिपीट मार दे तो हम कह नहीं सकते। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? मैंने आपको बताया था 17 मीटर। वैसे 17.2 भी चलता है लेकिन 17 मीटर, आप 17 मीटर दे रखा, लेकिन यहाँ पर फीट में दे रखा तो फीट में कन्वर्ट कर लो। आपको पता है 1 मीटर में जो है वो 3.3 फीट होते हैं। तो आप 17 से 51 और मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपके पास 56 फीट निकल कर आ जाएगा। ये पूछ रखा है क्या? ये किसी ने नहीं पूछ रखा, लेकिन आप कैलकुलेट करके निकालना जानते हो। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा इसके बारे में डिटेल समझाया था। स्टेथोस्कोप आपने नाम सुना होगा, आला जो डॉक्टर के कानों में लगा हुआ रहता है, आपके दिल की धड़कन को सुनता है वो। तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हालांकि मैं स्टेथोस्कोप की एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें स्टेथोस्कोप को बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा किस तरह से ध्वनि परिवर्तित हो रही है ना, परावर्तन हो रहा है, उसका सब कुछ दिखा दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर हमें पता है कि स्टेथोस्कोप जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता। आप लगाओगे मरीज़ के दिल पे, सीने पे लगाओगे तो उसकी आवाज़ को आपके कानों तक आ रही है। तो भाई वो जो है ना आवाज़ मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से आती है, परावर्तन होता रहता है, तब जाकर आपके कानों में वो आती है। तो ये परावर्तन की वजह से आती है। ठीक है, ये वाली बात थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई। अगला, प्रतिध्वनि तरंगों के, अब प्रतिध्वनि तरंगों के किस कारण से उत्पन्न होती है? तो बताओ। प्रतिध्वनि जिसको इको कहते हैं, इको तब उत्पन्न होता है जब परावर्तन हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए साउंड का। तो परावर्तन कहाँ पर है? ये पूछ लिया 2005 में। तो वही है यार, घुमा फिरा के एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन चीज़ें तो समझ में आ रही है ना। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। आपको पता है सोनार जो लाया जाता है वो पनडुब्बियों के अंदर इस्तेमाल होता है। पनडुब्बी जो है वो नौसेना यूज़ करती है ना, तो नौसेना वाला इसका आंसर हो जाए। तो नौ संचालकों के द्वारा आप सोनार का इस्तेमाल होते हुए देखोगे। ठीक है, ये पूछ रखा था यूपीपीसीएस ने और सीजीपीसीएस ने भी पूछ रखा था। 2 बार क्वेश्चन आ चुका भाई। ये अनुकरण काल पता है ना? अनुकरण काल किसको बोलते हैं? रिवर्बरेशन टाइम। अनुकरण बोलते हैं रिवर्बरेशन को। एक होता है इको, एक होता है रिवर्बरेशन। इको में तो आपको आवाज़ साफ सुनाई दे जाएगी लेकिन रिवर्बरेशन में आपको अपनी आवाज़ साफ नहीं सुनाई देगी। तो यह अनुकरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया था। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिवर्बरेशन पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया और बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद फार्मूलाज बनाए। तो उन्होंने ही बताया था एक फार्मूला जिसमें रिवर्बरेशन टाइम और जो भी आपके पास है ना जगह है जिसके अंदर रिवर्बरेशन हो रहा है उसके आयतन के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की थी। हालांकि उन साइंटिस्ट का नाम है सेबिन। सेबिन ने वो नियम दिया था। कभी मैं सेबिन के एक पर्टिकुलर लेक्चर में सेबिन के बारे में बता दूंगा, सेबिन ने किस तरह से फॉर्मूला। हालांकि वो आपके किसी भी काम के नहीं है, रत्ती भर काम के नहीं है। काम की जो चीज़ है वो ये थी बस इतनी कि हाँ भाई क्या था, अनुकरण काल और आयतन के बीच में संबंध स्थापित किया था सेबिन ने। अगला है गूंजहीन हॉल, डेड हॉल। ये भी आपका सेबिन के एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा। सेबिन के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये नया क्वेश्चन है। एक्चुअल में गूंजहीन हॉल जिसको डेड हॉल बोलते हैं, डेड हॉल वो बोलते हैं जिसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं लाइट के, वो सॉरी साउंड के, क्योंकि यहाँ साउंड यूज़ कर रहा है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे साउंड के और फिर वो आपको रिवर्बरेशन की फॉर्म में सुनाई देगी। तो डेड हॉल जो होता है उसमें एक्चुअल में अनुकरण काल की बात पूछ रहा होगा कि अनुकरण काल कितना होता है, कितने टाइम बाद आपको रिवर्बरेशन सुनाई देता। जैसे बोलोगे तुरंत आपको सुनाई दे जाएगी, मतलब 0 होता, 0 सेकेंड। अगला, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है। क्योंकि ये आपने सुना भी होगा कि जब सैनिक चलते हैं पुल पर तो उनसे कहा जाता है कि आप जो है ना पैर से पैर मिलाकर ना चलें। अच्छा, अगर पैर से पैर मिलाकर चलेंगे तो अब क्या होगा और ना चलने से क्या हो रहा? देखो, जब पैर से पैर मिलाकर चलेंगे तो सपोज दैट किसी ने राइट हैंड, अगर 100 लोग हैं और 100 के 100 ने राइट हैंड नीचे को रखा
है ना, तो पुल के अंदर क्या हो जाएगा, एक बहुत तगड़ा वाइब्रेशन आएगा। अगर वो वाइब्रेशन, पुल की अपनी एक खुद की एक स्वाभाविक फ्रीक्वेंसी होती है, हर किसी की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जितनी को वो झेल सकता है ना, हर किसी की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे ही पुल पर कदम रखेंगे सैनिक सबको सब एक साथ, तो पुल पूरा का पूरा हिल जाएगा। अगर वो पुल की जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, अगर वो वाइब्रेशंस पुल की खुद की स्वाभाविक आवृत्ति, स्वाभाविक फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गए, तो भाई फिर जो है ना वाइब्रेशंस जो है ना बहुत ज़्यादा, है ना, उस कंडीशन को बोलते हैं अनुनाद। और अनुनाद में क्या होता है, वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो बढ़ जाता, जिसकी वजह से पुल पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा। तो ये रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। रेजोनेंस जब भी आपको सिखाया जाता है तब इस एग्जाम्पल को जरूर बताया जाता है। पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद, देखो रेजोनेंस को बोलते हैं अनुनाद। अनुनाद कब बनता है इसके बारे में जान लो। रेजोनेंस कब बनता है, रेजोनेंस तब बनता है जब किसी भी मटेरियल की अपनी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी के जस्ट इक्वल हो जाए, तब उस कंडीशन में जो वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो बढ़ जाता है। जब बढ़ गया एम्पलीट्यूड तब उस कंडीशन में चीज़ों के गिरने की चांसेस बढ़ जाते हैं। आप गए होगे कभी भी, आप इंडिया से हैं तो आपने ये देखा होगा, जब भी दिल्ली के अंदर लोटस टेम्पल के अंदर आप जाते हो तो लोटस टेम्पल के बाहर कुछ गाइड होते हैं जो आपको पहले ये गाइड कर देते हैं कि आपको सबसे पहले लोटस टेम्पल के अंदर जाकर बिल्कुल नहीं बोलना है, और आपके अगर मोबाइल ओपन है तो उनको साइलेंट मोड पर लगा दो। तो वो क्यों कहते हैं, क्यों इस तरह के दिशा निर्देश देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि लोटस टेम्पल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है ना, एकदम अंदर से खोखला है। अगर आप हल्के से बोलते हो तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना, साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से एकदम वो गूंज सा जाता है। अगर आपकी साउंड जो है इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इतनी ज़्यादा हो जाए कि जो लोटस टेम्पल है उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर पहुंच जाए, उस कंडीशन में उसके अंदर जो वाइब्रेशंस का लेवल होगा ना, जो एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ से ही वो पूरा का पूरा टेम्पल गिर सकता। इसलिए ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि भाई आप जब भी जाएं वहाँ बोले नहीं किसी भी हाल में। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि अनुनाद बहुत ख़तरनाक चीज़ है भाई, रेजोनेंस की वजह से। अगर आप पानी भरते हो, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा सा कलश है या फिर आपके पास घड़ा है, जब उस घड़े के अंदर, घड़ा बोलते हैं ना, घड़े के अंदर पानी भरना शुरू करते हो तो भाई उसके अंदर भी गूं की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। जैसे जब भरता चला जाता है उसकी आवाज़ भी अलग अलग चेंज हो जाती है। तो वो रेजोनेंस की वजह से ही होता है सब कुछ। अगला क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम, आप देखते हो रेडियो, पहले रेडियो चलते थे उसकी घुंडी घुमाया करते थे और अलग अलग स्टेशन सुना करते थे। तो हम क्या करते थे, एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है साउंड वेव्स की, उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर हम रेडियो की अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करते थे। जहाँ पर वो सेट हो गए तुरंत रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस में क्या होता है ना, मिल जाती हैं फ्रीक्वेंसी, फिर ओवरऑल फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद में जो ओवरऑल एक फ्रीक्वेंसी बनती है, एक वेव बनती है, उस वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और वो स्टेशन आपको सुनाई देना शुरू कर देता। जब भी देखो इस तरह से होता है, अगर दो साउंड वेव है सपोज दैट इस तरह से जा रही है, एक साउंड वेव ये है और दूसरी साउंड वेव भी उसी डायरेक्शन में कुछ इस तरह से जा रही है, तो ये दोनों मिल जाएंगी और दोनों मिलने के बाद में एक नई साउंड, एक नई एम्पलीट्यूड के साथ दिखाई देंगी। फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस बोलते हैं। जब रेजोनेंस हो गया तो भाई उस कंडीशन में क्या है, स्टेशन सुनाई दे जाता है। रेजोनेंस का एग्जांपल ही आपका जो पुल वाला था वो भी एक रेजोनेंस का एग्जांपल था। पानी भर रहे हो बाल्टों के अंदर या फिर किसी ऐसी चीज़ के अंदर जो सुराही टाइप की है, उसके अंदर अलग अलग तरह की आवाज़ आती है, जैसे जैसे उसका पानी का लेवल बढ़ता चला जाता है, वो सब के सब रेजोनेंस के एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बोलते हैं मध्यमान स्थिति से कण की अधिकतम दूरी, ये जो कहलाती है ना, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है इस केस में। अगला है, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़कियों के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाया करते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि कांच टूट गया तो भाई किसकी वजह से होगा, आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। हर किसी की जितनी भी चीज़ें आपके घर में दिखाई दें, जितने भी कांच दिखाई दें, उन सभी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसके ऊपर जो है ना एक्चुअल में वो झेल सकते हैं, जिस वाइब्रेशंस को वो झेल सकते हैं, वो उनकी अपनी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी कि अच्छा इतने वाइब्रेशंस को ये एक्सेप्टेबल है तो ये इनकी होगी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर आप बार बार उतनी ही फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल सोर्स से दिए जाओ उन्हें, तो वो क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी लेने के बाद में उनकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उतनी थी और आपने एक्सटर्नल से दे दी
होती तो होगा क्या, जो फ्रीक्वेंसी दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी ओवरलैप कर जाएंगी। ओवरलैप करने से ये होगा कि जो आपके पास एम्पलीट्यूड होगा नई वेव का वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से चीज़ें टूट जाती हैं। तो कांच भी टूट जाते हैं, ये रेजोनेंस की वजह से ही होता, अनुनाद की वजह से। तो इस लेक्चर के अंदर तो भाई इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने नया कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट कर दिया करें अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आया करे तो।